This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर. Question number 101 by Shri Rajveer Singh Raju Bhaiya, Shri Vinod Kumar Sonkar. Will the Minister of Agriculture and Farmers' Welfare be pleased to state: A. Whether the government proposes to regulate the manufacture, import, storage, sale, distribution, use and disposal of pesticides, and if so, the details thereof. B. Whether the government has taken note of the overuse of chemical fertilizers and pesticides by the farmers, and if so, the steps being taken by the government to educate farmers about organic farming, since the organic produce fetches better price in the market. C. Whether the government has any plan to simplify the procedure for obtaining the certificate for organic farming, and if so, the details thereof. D. Whether the government has proposed to set up the Central Pesticides Board to frame model protocols to deal with the poisoning cases due to pesticides, and if so, the details thereof. And E. The other steps being taken by the government to ensure the availability of safe pesticides and minimize the risk to humans, animals, and the environment. Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare. उत्तर सभापति उत्तर रख दिया गया. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है, और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं. हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो, इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के जमीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किसी भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या, या अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको कार्ड तक पहुंचाने का काम किया, और उसके लिए लगभग जो कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड है वो 2 फेज के अंदर किसानों तक पहुंचे, और पहले फेज में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज के अंदर लगभग 11 करोड़ और 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के पास में जो सॉइल कार्ड पहुंचा
उसके साथ जो उसकी वजह से हमारे पास में डेटाबेस आ गया पूरे देश का कि किसान के पास कौन सी जमीन है, और उसके वजह से आने वाले समय में उसको लेकर प्लानिंग भी किया। और दूसरा ये है कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर, और एक स्टडी भी की आईसीआर के द्वारा, इसकी स्टडी की, और स्टडी के अंदर ये ज्ञात हुआ कि अगर किसान सोइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मात्रा हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी उपयोग करनी है, और जिसकी आवश्यकता उसी न्यूट्रिएंट का वो उपयोग करेगा, तो उसकी स्टडी करने पर उसमें ये ज्ञात हुआ कि लगभग जो अगर उस आधार पर करता है तो 15 से 20% है वो उर्वरकता की खपत है वो कम हो सकती है, और इसके साथ ही उसके उत्पादन में भी जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 30% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से किसानों के लिए ये सोइल हेल्थ कार्ड की योजना बनी और इसकी स्टडी भी की गई, और अब किसान अगर उसके आधार पर, सोइल हेल्थ के आधार पर अगर खेती करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उसी को लेकर अगर करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके साथ ही सोइल हेल्थ कार्ड के लिए जिस तरह से उस समय हमने ट्रेनिंग भी आयोजित की थी, उसमें लगभग 1946 ट्रेनिंग, फार्मर को ट्रेनिंग दी गई, और इसके साथ ही फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हमने उस समय 5 लाख और 50,000, और फार्मर मेले भी 7,425 किए थे। और इसके साथ ही किसानों के गांवों के अंदर भी जाकर एक लैब स्थापित हो, और इसके लिए भी लगभग 1532 गांवों के अंदर लैब के लिए 5 लाख रुपए अवेलेबल करवाए, और उसमें 1 लाख जो लैब स्थापित करना उस पर बाकी 4 लाख रुपए भारत सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से मिले। और आज भी सोइल टेस्ट करवाने के लिए किसान है वो अपने देश के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी सोइल टेस्ट करवा सकता है। हमारे जो आईसीआर के जो अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकती है, और हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की है या हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकता है अध्यक्ष महोदय जी। और इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से किसानों को बहुत टेस्टिंग करने के बाद में किसानों को उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपने जो क्वेश्चन किया इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई है। धन्यवाद। माननीय भोला सिंह जी, नो भोला सिंह जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज सदन के सामने आया है और माननीय मंत्री जी ने एक बड़ा ही विस्तृत जवाब इसका दिया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश के किसानों को जैविक खेती की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष जी जो खाद बीज के विक्रेता हैं, वो कुछ कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक किसानों को अनिवार्य रूप से देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव फसल पे पड़ता है। और खासकर जो एनसीआर का एरिया है, क्योंकि मैं बुलंदशहर से हूँ, बुलंदशहर एनसीआर में है, वहाँ पे सब्जियों का ज्यादा उत्पादन होता है, तो सब्जियों में घटिया किस्म के कीटनाशक उनको जल्दी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, और कुछ दुकानदार उनको जबरदस्ती उससे देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे दुकानदारों पर किस तरीके से कार्रवाई करने की सरकार की योजना है, और दूसरा जैविक खेती को जो बढ़ावा सरकार दे रही है उसमें सरकार के पास कितने किसानों का जैविक खेती का डाटा अपने पास इसमें आया है अभी तक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा सदस्य ने पूछा है कि पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं और जिस तरह नकली पेस्टिसाइड का उपयोग करने की वजह से कितनी कार्रवाई, कैसे कार्रवाई होती है, तो इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर हैं और राज्य के भी इंस्पेक्टर होते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर होते हैं, और वो इंस्पेक्टर जाकर उसकी वहाँ पर रेड भी करते हैं। ऐसी अगर संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और कानून का प्रावधान भी है। और अभी आने वाले समय के अंदर भी इस कानून के अंदर अभी कुछ और 2 कानून है जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है और हमारी कमेटी के अंदर है। और दूसरा विषय आपने ऑर्गेनिक और जैविक खेती का जिक्र किया है। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से इस बार का जो बजट था उसमें भी प्रावधान किया, और इसके लिए जो मुख्य रूप से हमारे जो है, एक तो राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम भी है और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भी होता है, और दूसरा नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जोन घोषित किए गए, जिसके किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर होती है। और इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि के तहत भी इस देश के अंदर इस कार्यक्रम को भी किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको भी ऑर्गेनिक जोन के तहत कुछ स्थानों के अंदर चिन्हित करके और उनको ऑर्गेनिक जोन के तहत किया गया। लगभग आज देश के अंदर 38 लाख हेक्टेयर के अंदर ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर अगर करते हैं तो 10 किसान होते हैं, तो 10 किसान तक अगर उनका ग्रुप बनाकर अगर वो करते हैं तो उसके लिए ग्रुप को सरकार की तरफ से 20 हेक्टेयर कम से कम जमीन होती है तो 50 लाख रुपए तक की सहायता किसान को प्रदान की जाती है। और उसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में 3 साल के लिए उसमें ये प्रावधान है और 21,000 डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं। और बाकी के 19,000 रुपये जो होते हैं वो 19,000 अध्यक्ष महोदय जी उनको अलग अलग ट्रेनिंग और इस पार्ट के लिए कि उनको दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिक खेती की ओर किसान जाए और जो पेस्टिसाइड की बड़ी समस्या है उसका समाधान भी हो सके। और प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष बजट के अंदर इसको हमने अलग से कार्यक्रम लेकर उसको ट्रेनिंग देकर आगे काम को बढ़ाया। To Dr. Alok Kumar Suman. Question number 102 by Dr. Alok Kumar Suman. Will the Minister of Food Processing Industries be pleased to state A. Whether the government is implementing the centrally sponsored schemes Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises PMFME scheme for providing financial, technical and business support for setting up upgradation of micro food processing enterprises in the country. B. If so, the details thereof. C. Whether it is a fact that 10,261 units have been allocated to the state of Bihar for next 5 years, and if so, the details thereof. D. Whether there is any plan to set up a food processing industry in the Gopalganj district of Bihar as it is a backward district, and E. If so, the details thereof. Shri Pashupati Kumar Paras, Minister for Food Processing Industries. माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष। मैं विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। मेरा एक ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि गोपालगंज में PMFEME के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के बारे में बताया जाए और गोपालगंज से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके बारे में स्थिति बताई जाए। धन्यवाद। 38 जिलों में 35 उत्पादों की पहचान एक जिला एक उत्पाद के रूप में की गई है। गोपालगंज में 68 सूक्ष्म तथा 2 समूह उद्योग इकाई इस वर्ष लगाने का लक्ष्य है। गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत गोपालगंज को पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा का चयन किया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। सेकंड क्वेश्चन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनके गोपालगंज में हमारे PMFEME के अंतर्गत कितनी इकाइयाँ हैं उसके बारे में बताया जाए एवं गोपालगंज से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा का चयन किया गया है। गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है। एक आवेदन पत्र। अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 103। Question number 103 by Shri Om Prakash Bhupal Singh Pavan Rajanimbalkar, Shri Sanjay Jadhav. Will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to state
A. The value of agricultural and horticultural crops damaged due to heavy rains in the Marathwada region, especially in Osmanabad and Parbhani, during the last year. B. Whether the government has conducted any survey in this regard, and if so, the details thereof. C. Whether the government proposes to provide assistance to farmers under National Disaster Relief Fund to cover the said losses. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. D. Whether the government has received any request in this regard, and if so, the reaction of the government thereto. E. The steps taken by the government to cover the loss of life, property and livestock, along with the details thereof. And F. Whether the government has released any funds in this regard, if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor. Shri Kailash Chaudhary, Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare. बाढ़ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। देश में कई राज्यों में बाढ़ आई है, महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद, परभनी और पूरे मराठवाड़ा में सन 2020-14-15 अक्टूबर को बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पशुओं का, खेती का और फसल का, किसानों का 100% नुकसान वहां पे हुआ था। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14 और 15 अक्टूबर 2020 को बारिश होने के बाद केंद्र से जो एक डेलीगेशन वहां पे सर्वे करने के लिए गया था, वो लगभग 2.5 महीने बाद यानी 21 दिसंबर को टीम गई थी। सर, उस टीम ने, मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद जाके देखा है कि किसानों का 100% नुकसान हुआ था। तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे में वहां का नुकसान कितने प्रतिशत बताया है? कृपया मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि इन्होंने अपने क्षेत्र की नुकसान के बारे में जिक्र किया है और भारत सरकार की जैसे योजना के तहत नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के तहत जो वहां से राज्य सरकार की गिरदावरी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनको क्लेम दिया जाता है। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो टीम गई और वहां जो नुकसान हुआ, उसको लेकर किसानों को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो वहां पर टीम गई और उस टीम ने वहां से आकलन किया, उसके आधार पर जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसके अंदर हमारे गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी होते हैं, और उन्होंने इसका फैसला करते हुए और कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को वो एनडीआरएफ फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए एनडीआरएफ फंड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसानों के लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर आज मैं देख रहा हूं विपक्ष जिस तरह से किसानों के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हंगामा करके देश को क्या दिखाना चाहते हैं, जहां किसान के लिए प्रधानमंत्री जी एक तरफ चिंता कर रहे हैं कि देश की किसान की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम डबल हो, और वहीं पर कृषि के इतने महत्वपूर्ण कानून बने, उसी के माध्यम से आने वाले समय जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी। उत्पादन तक का काम की चिंता की जा रही है और वहीं पर ये लोग जिस तरह से हंगामा करके और देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने। श्री संजय आमान्य सदस्य। मंत्री जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सर, जो महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान का ज्ञापन आपको सौंपा था, एनडीआरएफ से जो मदद मांगी थी, वो लगभग 3,721 करोड़ की थी।
और बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से ये जो मदद मांगी गई थी वो एकदम वाजिब थी। इसके बाद भी सरकार ने खाली आपके उत्तर में कहा है कि 7 से 1 करोड़ रुपए वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी नीचे राज्य सरकार को मिला नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़ रुपए क्यों दिया गया, ज्यादा सी राशि क्यों नहीं दी गई? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो भी नीचे वहां पे क्यों नहीं पहुंची? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और राज्य के दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है। किसानी का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत कवर होते हैं। महाराष्ट्र में जब कैलेमिटी आई तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिला और महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद जो ज्ञापन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई। उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की। अनुशंसा करने के बाद जब वो गृह मंत्री जी के पास आती है तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 2021 खरीफ और रबी 2021 के दौरान महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसान ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक की स्थगित की जाती है। The House later reconvened at 11:45 a.m. with Dr. Rajendra Agarwal in the chair and was adjourned soon after. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.